हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि स्टडी जोन में। तो दोस्तों, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार कर रहे होंगे। ठीक है, तो कल एक नोटिस आया था जिसमें ट्रिपल एस सी शायद मेंस का लोअर्स का एग्ज़ाम था, उसका डेट आया हुआ है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आ गया है तो अब तो वो एग्ज़ाम होगा ही। और देखिए, अब अक्टूबर में तो कम ही चांस है कि हम लोग का एग्ज़ाम होगा। अब हम लोग का एग्ज़ाम डिपेंड करेगा पेट के मेंस एग्ज़ाम यानी कि लेखपाल एग्ज़ाम। ठीक है, अब लेखपाल एग्ज़ाम के 15 दिन पहले हो जाए या लेखपाल एग्ज़ाम के 15-20 दिन बाद हो जाए, उसी के बीच में फ्लक्चुएट करेगा हमारा एग्ज़ाम। ऐसा प्रोबेबिलिटी है, कंफर्म तो नहीं है लेकिन चांसेस है कि लेखपाल के एग्ज़ाम के 15-20 दिन पहले या उसके बाद। तो लेखपाल का अप्रोक्सीमेट डेट नवंबर लास्ट है। तो नवंबर लास्ट बोले हैं तो ये दिसंबर फर्स्ट वीक भी हो सकता है लेखपाल का। ठीक है, तो उससे अपने एग्ज़ाम को 20 दिन पहले मान लीजिए या 20 दिन बाद मान लीजिए कि 20 दिसंबर के लमसम, और नहीं तो लेखपाल के एग्ज़ाम के पहले यानी कि जब लेखपाल का एग्ज़ाम होगा उससे 15-20 दिन पहले यानी कि 15 नवंबर 10 नवंबर के लमसम भी हो सकता है। कुल मिलाकर आपका एग्ज़ाम 10 नवंबर से लेकर, ठीक है, और 20 दिसंबर के बीच फ्लक्चुएट कर रहा है एग्ज़ाम, कभी इधर कभी उधर कुछ भी हो सकता है इसी के बीच में। और अगर इसमें भी नहीं हुआ तब तो अब लास्ट जनवरी है, अगर उसमें हो गया तो ठीक है, नहीं तो फरवरी में तो आचार संहिता लग जाएगी तो कम ही चांस है। ठीक है, तो खैर हम लोग तैयारी करते रहेंगे, क्योंकि अगर एग्ज़ाम हो भी गया और बैठे रहेंगे तो और एग्ज़ाम का वेट करेंगे, डेट का वेट करेंगे और डेट आ गया तो अचानक 1 महीने में तैयारी भी नहीं हो पाएगी, इतना सारा सिलेबस वास्ट है। ठीक है, इतने साल से आप इंतज़ार कर रहे हैं और लास्ट टाइम पे आप नहीं पढ़ेंगे तो सारा आपका व्यर्थ चला जाएगा। तो ना चाहते हुए भी हमें पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और मैं बीएम का क्लास 5 लेकर आया हूँ, और इसके बाद एक लास्ट सेट होगा 6, उसके बाद मैं सिटी स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा पहला सवाल, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 100 mm³ एज कम्पेयर टू 150 mm³ इज ऑलवेज। इसमें कहने का मतलब है कि जो 150 mm की तुलना में 100 mm की घन की संपीड़न क्षमता कम होती है, ज़्यादा होती है या बराबर होती है? 150 mm की तुलना में 100 mm घन की संपीड़न क्षमता। कंप्रेसिव टेस्ट किया जाता है ना, क्या किया जाता है इसमें? कांस्टेंट वाटर सीमेंट रेशियो, जो मतलब कि कांस्टेंट वाटर सीमेंट रेशियो, उसमें जो 150 mm घन 150 mm का घन बनाया जाता है कांस्टेंट वाटर सीमेंट रेशियो से, उसको 27 डिग्री सेल्सियस ±2 डिग्री सेल्सियस पर 28 दिन के लिए क्या की जाती है? तराई की जाती है, वाटर क्यूरिंग यानी कि जल तराई की जाती है, तब वह प्राप्त होता है। ठीक है, और इसको मापा जाता है न्यूटन पर mm² और केजी पर सेंटीमीटर²। ठीक है, और देखिए क्या होता है कि जो 150 mm³ की जो तुलना में 100 mm कंक्रीट की क्यूब की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है वो 10% अधिक होती है। ठीक है, 150 mm की तुलना में 100 mm घन की संपीड़न क्षमता 10% अधिक होती है। ठीक है, 150 से इसकी 10% अधिक होती है। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा? बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला सवाल हमारा, परसेंटेज ऑफ पोजोलैनिक मटेरियल कंटेनिंग क्ले अप टू 80% यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पोजोलाना सीमेंट इज। तो इसमें बोल रहा है कि जो ज्वालामुखी सामग्री होता है पोजोलैनिक, जिसमें 80% तक मिट्टी होती है। ठीक है, कहीं कहीं 80% दिया होता है तो कहीं कहीं 70% भी होता है, 70। ठीक है,
तक मिट्टी होती है का प्रयोग ज्वालामुखीय यानी कि पोज़ोलानिक सीमेंट के निर्माण में कितने तक होता है। मतलब कि इसमें कुछ कुल मिला के जो पोज़ोलानिक सीमेंट बनाते हैं तो उसमें पोज़ोलाना की मात्रा कितनी होती है और मिट्टी की मात्रा कितनी होती है। तो मिट्टी की मात्रा अप्रोक्स देखिए इसमें जिसमें 80% तक मिट्टी होती है, तो कहीं 70 भी दिया होता है, ठीक है, तो उससे भी मान सकते हैं। तो इसमें तो पोज़ोलाना की मात्रा कितनी होती है, तो 70 को होता है तो 30 पोज़ोलाना की मात्रा होती है, ठीक है। 70% मिट्टी होती है और 30% पोज़ोलानिक पदार्थ होती है। पोज़ोलाना की मात्रा होती है पोज़ोलाना सीमेंट में, ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, फिर से बता दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नॉन टेक का जो क्लास है उसको भी ऐसे टाइम पास भी देखा कीजिएगा, तो आपका मैं नॉन टेक 300-400 नंबर का क्लियर करा दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्विक सेटिंग सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग। तीव्र जमने वाले सीमेंट को क्या जोड़कर बनाया जाता है। जो क्विक सेटिंग सीमेंट होता है उसमें क्या मिलाकर बनाया जाता है, बताइए कौन सा होगा इसमें से। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लेस अमाउंट ऑफ जिप्सम इन वेरी फाइन पाउडर फॉर्म, ठीक है। मतलब कि जिप्सम की बहुत ही कम मात्रा, मतलब कि बहुत ही कम मात्रा में जिप्सम लेंगे, ठीक है। जिप्सम बहुत कम मात्रा में लेंगे और बहुत ही फाइन पिसा हुआ लेंगे, महीन पिसा हुआ, ठीक है। बहुत ही महीन पिसा हुआ जिप्सम की मात्रा में लेंगे। और महीन पिसा हुआ क्यों, क्योंकि जब महीन पिसा हुआ रहेगा तो वो सीमेंट के साथ अच्छे से रेट ऑफ रिएक्शन होगा, मतलब जो प्रतिक्रिया करेगी वाटर के साथ वो बहुत तेज़ी से करेगी। अगर क्या होगा, वो स्मॉल पार्टिकल्स में होगा तो, ठीक है, फाइन पाउडर में के रूप में होगा, तो जब वो जल के संपर्क में आएगा तो जो रिएक्शन होगा उसका बहुत ही तीव्र होगा, तो क्विक सेटिंग सीमेंट काम तेज़ी से करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, पिक अप द करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ केमिकल इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट। सीमेंट के रासायनिक अवयवों को सही अनुपात का चुनाव कीजिए। मतलब सीमेंट में कौन कौन से घटक हैं उसका अनुपात में चयन करना है, ठीक है। तो कौन सा होगा इसमें, बताइए कौन सही होगा। और कभी कभी क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेट वैल्यू का भी यूज़ होता है, मतलब कि एग्जैक्ट नहीं रहेगा, लेकिन आपको कभी कभी क्वेश्चन को ऑप्शन के जरिए सॉल्व करना होगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा, इसमें होगा आपका, बताइए। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। लाइम, सिलिका, एल्युमिनियम ऑक्साइड 63, 22 और 6-3% में। देखिए जो चूना होती है वो 60 से 65 के बीच में, ठीक है। लाइम जो होता है 60 से 65 के बीच में। सिलिका होती है 20 से 25 के बीच में, 20 के 25 के बीच में सिलिका। और एल्यूमिना होती है 3%, ठीक है, एल्यूमिना 3%। और आयरन ऑक्साइड 0.5 से 6%, ठीक है। और मैग्नीशियम होता है आपका 0.1 से 4%। और जिप्सम की मात्रा होती है 3 से 5%, 3 से 5% जिप्सम होता है। तो देखिए इसमें तो एल्यूमिना का 6 दे दिया है,
और आयरन ऑक्साइड 3 दिया है। ठीक है, तो आयरन ऑक्साइड तो मैंने बता दिया 0 से 5 से लेकर 0.5 से लेकर 6% तक, तो आयरन ऑक्साइड तो हो गया। लेकिन एल्यूमिनिया का 3 दे दिया, यहाँ पे 6 दिया है, तो फ्लक्चुएट कर रहा है ना। तो यही है, ऑप्शन से भी हल होता है। आप देखिए, पहले बड़े को देखिए, स्टार्टिंग में ही देखिए ऑप्शन से। अब लाइम 60 से 65% लाइम है ना, तो पहले देखिए ऑप्शन से कैसे बनेगा। तो यहाँ पे आयरन ऑक्साइड दे दिया 63, तो पहले ही ख़त्म हो जाएगा। एल्युमिनिया दे दिया है तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। सिलिका दे दिया है तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। लाइम में ही मात्रा होती है क्या, 60 से 65, तो ऑप्शन ए इसी तरह ही सही हो जाएगा, ज़्यादा मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी तरीका है। ठीक है, और चूना क्या करता है, लाइम लाइम क्या करता है, तो लाइम बाइंडिंग का कार्य करता है, सीमेंट में बंधक का कार्य करता है। ठीक है, बाइंडिंग का। एल्युमिनिया क्या करता है, तो एल्युमिनिया शीघ्र जमने का, क्विक सेटिंग। ठीक है, शीघ्र जमने का, क्विक सेटिंग का कार्य करता है। और आयरन ऑक्साइड, आयरन जैसा नाम है वैसे समझ लीजिए, कठोरता, सामर्थ्य देता है और रंग देता है। ये क्या, हार्डनेस, ठीक है, रंग, और क्या, स्ट्रेंथ यानी कि सामर्थ्य, आयरन ऑक्साइड देता है। ठीक है, और आपका जो आरंभिक जमाव काल को बढ़ाता है, यानी कि इनिशियल सेटिंग टाइम को इंक्रीज करता है, जल्दी जमने नहीं देता है, स्लो करता है। कौन सा, जिप्सम, आपको पता है 3 से 5%। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। और इसके बाद मैं सिटी स्टार्ट करूँगा। ठीक है, पहले BM सिटी हो जाए, उसके बाद देखा जाएगा और चैप्टर को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट एंड इट्स फाइनेस आर, सीमेंट की शक्ति का विकास और इसकी सूक्ष्मता होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, नॉट रिलेटेड होती है, रैंडमली रिलेटेड होती है। देखिए, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ कितना डेवलप कर रहा है, और इसका फाइननेस मतलब कि उसमें सूक्ष्मता कितनी है, फाइननेस कितनी है। फाइननेस पार्टिकल्स होते हैं, महीनता। तो बताइए एक दूसरे से कैसे डिपेंड है। जो स्ट्रेंथ होगा वो सीमेंट के, अगर महीन पीसेंगे तो उसका स्ट्रेंथ से कैसे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली डिपेंड है कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नॉट रिलेटेड है कि रैंडमली रिलेटेड है। समझ रहे ना, सीमेंट का स्ट्रेंथ और सीमेंट में पिसा हुआ कण पार्टिकल्स, उसका फाइननेस, महीन है कि कोर्स है कि महीन है, तो ये होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना महीन आप सीमेंट को पीसिएगा, ठीक है, जितना फाइननेस होगा, ठीक है, वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके स्ट्रेंथ से। ठीक है, स्ट्रेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जो इसका फाइननेस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जितना भी इसका सीमेंट को जो उसका प्रोडक्ट है, सीमेंट जो पार्ट क्या बोलते हैं, कण है, उसको जितना महीन पीसिएगा तो उतना ही उसका स्ट्रेंथ क्या बढ़ेगा। तो ये क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, तो हो ही गया था। अगला देखिए, क्यूरिंग पीरियड इज मिनिमम फॉर कंक्रीट यूजिंग, क्यूरिंग पीरियड कम होता है किस कंक्रीट का, तराई काल किस कंक्रीट का सबसे कम होता है, रैपिड हार्डनिंग का, लो हीट सीमेंट का, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड का, या स्लैग सीमेंट का। बताइए, तो इसमें होगा आपका ए, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का क्यूरिंग पीरियड सबसे कम होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, यानी कि जो साधारण पोर्टलैंड सीमेंट है उसका सूक्ष्मता मान क्या होता है, बताइए।
ये होता है आपका ए 225 स्क्वायर मीटर पर केजी, या फिर इसको कहते हैं, कहीं कहीं लिखा होगा 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इशू रिजल्टिंग आउट ऑफ केमिकल इंटरेक्शन बिटवीन सीमेंट एंड एग्रीगेट। इसमें बोल रहा है कि सीमेंट है और मिलावा है, ठीक है, एग्रीगेट जो मिलावा होता है गिट्टी रोड़ी और सीमेंट है, कि मध्य जो रासायनिक अंतःक्रिया होती है, मतलब कि जब ये लोग इसको मिलाते हैं तो इनके बीच में जो रासायनिक क्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन होता है, उसका परिणाम निम्न विकल्पों में से क्या होता है। तो उसका परिणाम होता है और निम्न विकल्पों में से क्या होता है, उसको क्या कहते हैं कुल मिलाकर। जब सीमेंट, ठीक है, सीमेंट और इधर मिलावा, ठीक है, ये सीमेंट है मान लीजिए, और इधर आपका एग्रीगेट है, जब उसको मिलाते हैं तो केमिकल रिएक्शन होता है, तो उस केमिकल रिएक्शन को क्या कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन एक इशू का रूप लेता है। ठीक है, डायरेक्ट आपको रिएक्शन नहीं बोला है, तो इसमें बोला है केमिकल अंतःक्रिया का परिणाम जो होता है, मैंने जो रिजल्ट होता है, या फिर उसको इशू बोला गया है, इशू होता है, उसको क्या होता है मतलब कि, तो उसको हम कहते हैं अल्काली एग्रीगेट रिएक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। किस ऑक्साइड के पास, ठीक है, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होगा, बताइए किसके पास होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ, निम्नलिखित ऑक्साइड में कौन सा साधारण पोर्टलैंड सीमेंट सबसे ज़्यादा प्रतिशत में होता है। देखिए इसमें क्वेश्चन को थोड़ा अजीब घुमा दिया गया है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित ऑक्साइड में कौन सा साधारण पोर्टलैंड सीमेंट में सबसे ज़्यादा प्रतिशत में होता है, तो इसमें पूछ रहा है कि हाँ ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, तो बताइए कौन सा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड, कौन सा ऑक्साइड जो होता है वो ज़्यादा होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में। आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो आपको पता होगा कौन सा होगा। कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है ना, ठीक है, सीमेंट बनाने में। एल्युमिनियम में आयरन मैग्नीशियम को थोड़े होता है। अगला देखिए, पोर्टलैंड सीमेंट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय बर्निंग इन ए किल द फॉलोइंग मटेरियल्स आर। पोर्टलैंड सीमेंट एक भट्टी में जलने से निर्मित होती है। ठीक है, पोर्टलैंड सीमेंट को भट्टी में बनाया जाता है। ठीक है, तो उसमें सामग्री के रूप में क्या क्या यूज होता है, लाइम स्टोन अल्मोनिया, लाइम स्टोन क्ले, लाइम स्टोन सैंड एंड क्ले, क्या होता है बताइए। इसमें होगा आपका ऑप्शन सॉरी बी, लाइम स्टोन एंड क्ले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल हमारा, द स्टील कंटेंट ऑफ फेरो सीमेंट नॉर्मली वेरीज बिटवीन। फेरो सीमेंट में स्टील की मात्रा सामान्य रूप से कितनी होती है, किसके बीच में होती है, मतलब कि इसमें पूछ रहा है कि जो फेरो सीमेंट है, फेरो सीमेंट में स्टील की मात्रा कितने से कितने के बीच में होती है। द फेरो सीमेंट, उसमें स्टील होता है। तो देखिए इसमें बताइए कौन सा होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, 300 से 500 केजी पर क्यूमेक। ठीक है, देखिए फेरो सीमेंट जो होता है एक विशेष प्रकार की प्रबलित कंक्रीट होती है। ठीक है, समझ आ रहा है, एक विशेष प्रकार की प्रबलित कंक्रीट होती है जिसमें छोरों के स्थान पर महीन तारों की जाली का प्रबलन दिया जाता है।
ठीक है। इसमें क्या करते हैं ना कि छड़ के स्थान पे क्या करते हैं कि महीन तारों की जाली का प्रबलन यानी कि रेनफोर्स दिया जाता है। इसमें इस्मात की मात्रा आपको पता है 300 से 500 केजी पर क्यूमेक होती है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला सवाल हमारा, द कंस्टिट्यूएंट विच इम्पार्ट्स कलर टू द सीमेंट। कलर कौन देता है? लाइम, सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन ऑक्साइड। बताइए। तो होगा आपका ऑप्शन डी, आयरन ऑक्साइड। ठीक है। और एल्यूमिनियम क्या होता है? एल्यूमिनियम को क्या देता है? शीघ्र जमना यानी क्विक सेटिंग। ठीक है। सिलिका क्या हुआ करता है? बताइए। सिल्का आपको स्ट्रेंथ देता है। और लाइम क्या देता है? बाइंडिंग का गुण प्रदान करता है यानी कि बंधक का। चलिए नेक्स्ट। द रेट ऑफ हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ सीमेंट डिपेंड अपॉन। तो शायद ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया। तो चलिए बताइए, जो रेट ऑफ हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ सीमेंट होगा किस पे डिपेंड करेगा? साउंडनेस पे, फाइननेस पे, सेटिंग टेस्ट पे, या टेंसाइल स्ट्रेंथ पे? ये होगा आपका फाइननेस। ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए क्या होगा, जितना भी सीमेंट के कण को आप महीन पीसिएगा, जितना भी वो फाइन होगा, ठीक है, जितना भी वो फाइन होगा, जितना ये फाइननेस होगा, ये सीमेंट का कण है, ये जितना इसको फाइन पीसिएगा तो इसमें जब वाटर ऐड करेंगे ना तो रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा, फास्ट रिएक्शन होगा। ठीक है। जितना ये महीन पीसा जाएगा, सीमेंट का जो कण है जितना महीन पीसा जाएगा, तो जो वाटर के साथ जब संपर्क में आ जाएगा तो क्या करेगा? फास्ट रिएक्शन करेगा। तो वही फास्ट रिएक्शन करेगा तो उसी को कहते हैं रिएक्शन दर कहते हैं। ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन। और हाइड्रोलाइसिस मतलब कि उष्मा का जो होता है ना निष्कासन, जो जब सीमेंट में आप जो पानी जब संपर्क में आता है तो रेट ऑफ हाइड्रेशन होता है, मतलब उष्मा निकलती है, तो वो भी तेज़ी से निकलेगी और रिएक्शन भी तेज़ी से होगा, दोनों काम तेज़ी से होगा। ठीक है। तो वही बोला, रेट ऑफ हाइड्रेशन हाइड्रोलाइसिस ऑफ सीमेंट डिपेंड अपॉन फाइननेस। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट। द रोल ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर इन ए सीमेंट पेस्ट सिस्टम। तो सीमेंट पेस्ट में प्लास्टिसाइजर का क्या रोल होता है? बताइए। कौन सा होगा इसमें? देखिए, सीमेंट पेस्ट पे प्लास्टिसाइजर का क्या रोल होता है? क्या है? सीमेंट पेस्ट में रोल ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर। देखिए कौन सा होगा? प्लास्टिसाइजर क्या करता है? तो ये करता है हमारा डिस्पर्स द पार्टिकल, डिस्पर्स द पार्टिकल्स, रिमूव एयर बबल्स एंड टू रिटार्ड सेटिंग। तो सुपर प्लास्टिसाइजर क्या करता है? कणों को फैलाने का कार्य, हवा के बुलबुले को दूर करना और मंद सेटिंग के लिए इसका उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। 3 मेन रॉ मटेरियल फॉर पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट का 3 रॉ मटेरियल यानी कच्चा, ठीक है, पदार्थ कौन सा होता है? कौन सा होगा इसमें? पोर्टलैंड सीमेंट का रॉ मटेरियल इसमें होगा आपका ऑप्शन बी, लाइम, सिलिका, क्ले। चलिए नेक्स्ट। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, इन क्विक सेटिंग सीमेंट द कंपाउंड एडेड इज। ठीक है।
जो क्विक सेटिंग सीमेंट होगा तो किस कंपाउंड के कारण होता है? अल्मोनियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम? बताइए। तो क्विक सेटिंग का नाम ही आ गया तो समझ जाइए कौन सा होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए, एल्युमिनियम सल्फेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच फॉलोइंग इज द कंपाउंड विच इम्पार्ट स्ट्रेंथ टू पोर्टलैंड सीमेंट आफ्टर 2 to 3 ईयर? निम्नलिखित में से यह होगी 2 से 3 सालों के बाद पोर्टलैंड सीमेंट को शक्ति प्रदान करता है। मतलब कि 2 से 3 साल बाद वो शक्ति प्रदान करेगा। कौन सा सीमेंट? ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, डाइकैल्शियम सिलिकेट या टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फिरेट? 2 से 3 साल बाद कौन सा सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट जो है शक्ति प्रदान करेगा, स्ट्रेंथ? तो होगा इसमें आपका सी, डाइकैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द ली चैटेलियर। ली चैटेलियर एपरटेस के अकॉर्डिंग इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा होगा? बताइए कौन सा रॉन्ग है जो ली चैटेलियर से संबंधित नहीं है? कौन सा होगा? तो इसमें देखिए, इसमें आपका होगा बी, ये आपका ली चैटेलियर उपकरण से संबंधित नहीं है। ठीक है, बाकी ये एस्टिमेट एक्सपेंशन ऑफ पोटेंशियल ऑफ सीमेंट ये करते हैं, एस्टिमेट प्रेजेंस ऑफ फ्री लाइम भी, और एडॉप्ट 0.78 टाइम द स्टैंडर्ड कांस्टेंट स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो हमारा ये भी हम ली चैटेलियर के ऊपर हम देखते हैं, ये भी और ये भी, लेकिन इसका उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, इससे संबंध नहीं है ली चैटेलियर का, तो इसमें बी हमारा राइट होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें मैच कराना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, तो मैच कराइए, देखिए कौन सा सही होगा। ऑप्शन आपको दिखा दे रहे हैं। बताइए, और क्वेश्चन मैं सारे टाइप का लाऊंगा और टेंशन नहीं लेना है। और न्यूमेरिकल के लिए तो अलग से वीडियो बना देंगे, चैप्टर फिनिश होगा तो बीएम तो कोई न्यूमेरिकल होता नहीं है, तो बीएम का तो नहीं होगा। सिटी में जब पढ़ाएंगे तो उसके बाद लास्ट में आपको न्यूमेरिकल कुछ जो है 2-4 जो है वो कराएंगे, जो एग्ज़ाम में आता है वो कराएंगे। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा? तो इसमें होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बी में क्या क्या है देखिए, ए का डी। ठीक है, तो जो वाटर एंड सीमेंट है वो क्या करता है, मिलने कंबाइन करेगा तो हाइड्रेट्स करेगा। ठीक है, समझ में आया? और उसके बाद क्या है, बी का बी। ठीक है, जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है वो क्या करेगा, स्लो इन रिएक्शन। ठीक है, और सी का सी है, डाई कैल्शियम सिलिकेट होगा वो स्लोएस्ट इन रिएक्शन है। ठीक है, और डी का ए जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होगा वो सबसे फास्ट होगा रिएक्शन में। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न पहला तो वाटर और सीमेंट का जो मिलता है तो हाइड्रेट्स करते हैं, तो क्लियर हो जाएगा, समझ लीजिएगा। और एल्यूमिनेट का नाम दिया है तो एल्यूमिनिया है तो फास्ट होगा, तो ये तो पकड़ लीजिएगा। अब कन्फ्यूजन होगा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट में और डाई कैल्शियम सिलिकेट में, यानी कि ट्राई कैल्शियम यानी कि C3S में और C2S में। ठीक है, तो
तो डाई कैल्शियम यानी कि C2H वो स्लोएस्ट इन रिएक्शन है, और ऐसे भी समझ लीजिए स्लोएस्ट इन रिएक्शन है तभी तो जाकर क्या करता है, 2 से 3 साल बाद वो स्ट्रेंथ को प्रदान करता है, ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ। ऐसे भी समझ लीजिए मैक्सिमम स्ट्रेंथ कौन देता है, जो 2-3 साल बाद देगा। 2-3 साल बाद कौन देता है, C2H ही ना, डाई कैल्शियम सिलिकेट जो हमने पढ़ा था। और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट स्लो रिएक्शन है, और डाई कैल्शियम सिलिकेट स्लोवेस्ट है, अधिक है उससे, ठीक है। तो समझ लीजिएगा आप थोड़ा। चलिए नेक्स्ट, द सेटिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट में भी डिफाइन है। जो पोर्टलैंड सीमेंट का सेटिंग होता है उसको डिफाइन कैसे कीजिएगा, सीमेंट जम गया। देखिए क्वेश्चन में तो ऐसे लिख देते हैं जैसे कुछ बहुत चीज़ बड़ा पूछ रहा, लेकिन कुछ पूछ ही नहीं रहा वो। इसमें पूछ रहा है कि पोर्टलैंड सीमेंट का दृढ़ीकरण, मतलब सीमेंट जमता है तो उसको क्या कहते हैं, यही तो है, सीमेंट जम रहा है तो क्या कहते हैं, इसमें क्या होगा बताइए। सेटिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट बताइए कौन सा होगा। तो देखिए इसमें होगा आपका बी, चेंज ऑफ सीमेंट पेस्ट। सेटिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, सीमेंट का जमना ही कुछ डिफाइन किया गया। तो सीमेंट पेस्ट है, आप सीमेंट में वाटर ऐड करते हैं तो इसी सीमेंट पेस्ट बनता है, ठीक है। तो ये सीमेंट पेस्ट जब बनता है तो ये फ्लूइड के रूप में होता है, और थोड़े समय के बाद क्या होता है, ये फ्लूइड से क्या होता है, हार्डन स्टेट में आ जाता है। तो वही तो बोला है, चेंज ऑफ सीमेंट पेस्ट, जो सीमेंट पेस्ट है फ्रॉम फ्लूइड टू हार्डन स्टेट। तो जो सीमेंट पेस्ट है यानी कि लिक्विड अवस्था में रहती है, कुछ समय बाद क्या हो जाती है, वो सॉलिड हो जाती है, लिक्विड से सॉलिड, ठीक है। तो वही पूछा है, सीमेंट पेस्ट को तरल से कठोर की अवस्था में बदलना सेटिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, साउंडनेस टेस्ट इज नॉन एज, निर्दोषिता परीक्षण को यह भी कहते हैं। निर्दोषिता परीक्षण परीक्षण का एक और नाम है, समझ लीजिए। तो कौन सा है, वो है आपका एक्सपेंशन टेस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज इन द लोएस्ट इन द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। मतलब कि एक बार तो हम लोग देखे थे कि सबसे अधिकतम कौन सा ऑक्साइड होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। और इसमें पूछा है कि सबसे न्यूनतम ऑक्साइड, मतलब कि सबसे कम होता है। विच ऑफ द ऑक्साइड इज द लोवेस्ट इन द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में सबसे लोवेस्ट, मैक्सिमम में तो पता है कि कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, और लोवेस्ट में कौन सा होगा ऑक्साइड, इसमें आयरन की, मैग्नीशियम की, सोडा की, एल्युमिनियम। सबसे लोवेस्ट, सबसे कम कौन सा होगा बताइए। कौन सा होगा, तो इसमें आपका होगा सी, सोडा पोटास। देखिए आयरन ऑक्साइड की मात्रा तो आपको पता है 0.5 से लमसम 6% के लगभग होती है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वो आपका भी 0.1 से 4% तक। और एल्युमिनियम यानी कि एल्यूमिनिया समझ लीजिए 3% तक। लेकिन जो ये आपका सोडा पोटास है, सोडा पोटास, इसकी मात्रा रखते हैं हम लोग लेस देन 1%, ठीक है, लेस देन 1%। तो सबसे कम कौन होगा, सोडा पोटास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एडिशन ऑफ पोजोलाना टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इंक्रीज। जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड से जो साधारण सीमेंट है उसमें पोजोलाना को क्यों मिलाया जाता है, ठीक है, क्या कारण है कि हम पोजोलाना को मिलाते हैं उसमें, बताइए कौन सा होगा का रीज़न होगा। ब्लीडिंग, श्रिंकेज, परमिएबिलिटी, हीट ऑफ हाइड्रेशन।
तो एडिशन देखिए, जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होगा उसमें हम पोजलाना मिलाएंगे तो क्या होगा, तो वो ब्लीडिंग सॉरी श्रिंकेज को बढ़ावा करती है, बढ़ावा देती है, ठीक है। क्या होगा, क्या इंक्रीज करेगा, एडिशन ऑफ पोजलाना टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इंक्रीज श्रिंकेज, संकुचन को बढ़ाती है। श्रिंकेज पता है ना, श्रिंकेज होता है कंक्रीट से टूटती है जो, वही श्रिंकेज। तो अधिक मात्रा में क्या करेंगे, देखिए कोई भी चीज़ का लिमिट होता है, तो ठीक है, जब तक लिमिट में दे रहे हैं तो पोजलाना ठीक है, लेकिन जब उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा तो क्या करेगा, श्रिंकेज को बढ़ाने लगेगी, तो श्रिंकेज को जो बढ़ाएगी तो सीमेंट में क्या होगा, संकुचन आने लगेगा, श्रिंकेज सिकुड़ने लगेगी, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिए, अ सैंपल ऑफ सीमेंट इज सेड टू बी साउंड व्हेन इट डज नॉट फ्री कंटेन फ्री। एक सीमेंट के प्रतिदेश को निर्दोष कहा जाता है यदि उसमें निम्न में से न हो, तो क्या नहीं हो, तो हम उसे कहेंगे निर्दोष। बताइए क्या होगा, एक सीमेंट के प्रतिदर्श, ठीक है, एक मान लीजिए कोई सीमेंट है और सीमेंट का नमूना लिए हैं, सैंपल लिए हैं, किसी प्रकार का सीमेंट का सैंपल ले लिए हैं हम, उसको हम कहेंगे कब, इज सेड टू बी साउंड, साउंड मतलब का होता है कि अच्छा, ठीक है, तो कब कहेंगे अच्छा, व्हेन इट डज नॉट कंटेन फ्री, तो उसमें कौन सा नहीं होगा तो हम उसे अच्छा कहेंगे, तो वही बोल रहा है कि एक सीमेंट के प्रत्येक को निर्दोष कहा जाएगा यदि उसमें निम्न में से ना हो, तो इनमें से कौन सा नहीं होगा, तो हम कह देंगे भाई सीमेंट अच्छा है हमारा, ठीक है। कुल मिला के यही बोल रहा है कि अब सीमेंट का पार्ट्स लिए हैं, सैंपल लिए हैं और उसमें चेक किए हैं, तो इनमें से चारों में से क्या एक नहीं मिलेगा, तो कहते हैं कि सीमेंट अच्छा है, और वो मिल गया तो कहेंगे कि सीमेंट खराब है। बताइए कौन सा होगा। तो ये आपको पता होगा सीमेंट में ज़रूरी है सिलिका आयरन और अल्मुनिया तो ज़रूरी है, लेकिन क्या फ्री लाइम मुक्त चूना जरूरी नहीं है, मुक्त चूना, ठीक है। इसी को फ्री लाइम को प्रेजेंस के लिए हम साउंडनेस टेस्ट करते हैं, ठीक है। इसी को ज्ञात करने के लिए, मुक्त चूना को ही ज्ञात करने के लिए हम साउंडनेस टेस्ट करते हैं, साउंडनेस टेस्ट, ठीक है, जो किसी किया जाता है, ली चैटेलियर उपकरण से, ली चैटेलियर उपकरण से हम साउंडनेस टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को स्विप मत कीजिएगा। देखिए, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इसमें बोल रहा है कि कौन सा जो है ना कथन सही और गलत है, ठीक है। तो पहला कथन था हमारा, इमारती लकड़ी के फर्श को दीमक के हमले का खतरा बना रहता है, ठीक है, पहला। और दूसरा है, इमारती लकड़ी के फर्श के मुड़ने का खतरा बना रहता है, ये दूसरा हो गया। तो कौन इसमें सही है कौन गलत है, बताइए। कंक्लूजन भी ले लीजिए। देखिए ऑप्शन भी देखिए, कौन सा सही है कौन सा गलत है, कि दोनों सही है कि दोनों गलत है। कथन निष्कर्ष तो बहुत बना है, इसमें भी बना लीजिए। तो इसमें आपका होगा बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है, दोनों कथन सही है। ये आपका दोनों कथन सही है, इमारती लकड़ी के फर्श को दीमक के हमले का खतरा बना रहता है और इमारती लकड़ी के फर्श के मुड़ने का खतरा बना रहता है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन नहीं है, इसके बाद एक है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, द टिम्बर विच इज सॉन एंड कट इनटू सुइटेबल कमर्शियल साइज।
टिम्बर जो उचित वाणिज्यिक के आकारों में काटा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम कन्वर्टेड टिम्बर। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही क्वेश्चन में आपका ख़त्म हो जाएगा। कहाँ गया? देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ कन्फिगरस ट्री? निम्नलिखित में से कौन सा शंकुधारी पेड़ों की विशेषता नहीं है? ठीक है, तो देखिए पहले इसका डिटेल देखिए। जो आपका शंकुधारी पेड़ होते हैं ना, वो देखिए क्या होते हैं कि जिन पेड़ों के पत्तों पर, ठीक है समझिए, जिन पेड़ों के पत्तों पर वर्ष भर, जिन पेड़ पर पत्ते वर्ष भर लगे रहते हैं वो शंकुधारी वृक्ष या एवरग्रीन ट्रीज कहलाते हैं। ठीक है, हड़बड़ी नहीं है, कोई जाना नहीं ना आप लोग को, तो सुन लीजिए। क्या इंग्लिश में होता है आपका एवरग्रीन ट्रीज, और हिंदी में शंकुधारी वृक्ष, और इंग्लिश में एवरग्रीन ट्रीज। ठीक, एवरग्रीन ट्रीज, एवरग्रीन ट्रीज। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए ये ट्री ऐसा ट्री है जिन पेड़ों के जिन पेड़ों पर जो पत्ते होते हैं वर्ष भर लगे रहते हैं। ठीक है, सालों भर इन पेड़ पर पत्ते होते हैं। ठीक है, अब सीजन में झड़ता नहीं है, सालों भर पड़ रहते हैं। ठीक है, तो इंजीनियरिंग की दृष्टि से ये पेड़ महत्वपूर्ण नहीं है, इम्पोर्टेंस ये नहीं है। ठीक है, इम्पोर्टेंस ये नहीं है, क्योंकि साल भर इस पे पत्ते रहते हैं, इसलिए नहीं, और इसकी इसलिए ही, ठीक है, इनको शंकुधारी वृक्ष कहते हैं, और ये इंजीनियरिंग दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक, और तीसरा पॉइंट, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे कि आपका हो गया ताड़, ठीक है, नारियल, ठीक है, देवदार, यूकेलिप्टस, और आपका देवदार। ठीक, ये सब ऐसे पेड़ हैं जिनके सालों भर पत्ते रहते हैं, लेकिन कोई यूज़फुल नहीं है इंजीनियरिंग दृष्टि से। इनको शंकुधारी और एवरग्रीन ट्री कहते हैं, और हल्के भी होते हैं ये। ठीक है, दूसरा आपका क्या हो गया? दूसरा ट्री है आपका सीजनल ट्री या डेसिडस या सीजनल ट्री, और हिंदी में क्या कहते हैं इसको? हिंदी में इसको क्या कहते हैं? इसको चलिए हिंदी में पता करिए क्या कहते हैं। ये पेड़ है जिसमें सालों भर पत्तियां रहते हैं, सालों भर सीजन में पत्तियां रहते हैं। और देखिए क्या होता है, और जैसे कि हमारा जो ये नॉर्मल पेड़ है, हमेशा पत्ते झड़ते रहते हैं। ठीक है, जिन पेड़ों की पत्तियां एक बार पूर्ण रूप से झड़ जाए और फिर पत्तियां नए आई पत्ते, ठीक है, पुरानी पत्तियां झड़ जाए और नए पत्ती आने लगे, तो ऐसा होता है ना, तो वो पेड़ हमारे इंजीनियरिंग दृष्टि से सही होते हैं, अच्छे होते हैं। जैसे कि शीशम, आम, जामुन, अमरूद, माने कि जो है जो अपना पत्तियों का एक बार झड़ के फिर नए पत्ती ले ले, वैसा पेड़ क्या होता है? सीजनल और डेसिडस पेड़ होते हैं, जैसे शीशम, आम, जामुन, साल, टीक, और जो ये सब पेड़ हैं ईटीसी सब। तो क्वेश्चन में चलिए क्या होता है, ये कन्फिगरस ट्री बोल रहा है, इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ कन्फिगरस ट्री, यानी कि शंकुधारी पेड़ की विशेषता नहीं है। तो कौन सा इसमें नहीं होगा? तो देखिए शंकुधारी यानी कि ताड़ और जो था ना नारियल, तो क्या होता है, ये लाइट होते हैं और वार्षिक छल्ले के स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इसमें देखते हैं ताड़ के पेड़ का जो होता है या तो उसमें वार्षिक वाले ऐसे जो रहता है, तो उसमें वार्षिक वाले बना रहता है ना, चाहे कोई भी इन लोग का पेड़ होता है, नारियल का होगा, खजूर का हुआ, तो रहता है, तो ये भी दिखता है। स्ट्रक्चर रेसिनस, उनकी संरचना रेशम युक्त होती है। ठीक है,
तो रेजिन युक्त होती है उसमें, सरना रेजिन बनी रहती है उसमें, ठीक है। लेकिन ये नहीं होता है, दे आर हैवी, ये हैवी नहीं होते, ये लाइट होते हैं, ठीक है, हल्के होते हैं। और हैवी आपका कौन सा होता है, डेसिडस ट्री होता है, डेसिडस डेसिडस ट्री आपका हैवी होता है, ठीक है। जो आम, सेव, नारियल, ये सब हुए ना जो पतझड़ के मौसम में झड़ जाते हैं फिर नया पेड़ लेते हैं, वो लोग हैवी होते हैं, डेसिडस ट्री कहलाते हैं, सीजनल ट्री। तो ठीक है, कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को कीजिएगा। तो ये मेरा 5वां पार्ट था बीएम का, इसके बाद मैं एक और लेकर आऊँगा 6 पार्ट बीएम का, उसके बाद बीएम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद सीईटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।